Smart, an entrepreneur solutions provider, a Santosh Nair enterprise. जिस पल का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो पल अब आ गया है। जिस शख्स को सुनने के लिए आप बेकाबू हो गए हो वो शख्स आपके सामने आने वाला है। सब धरती का कागज करूँ करूँ लेखनी बन रहा है, सप्त समुंदर की मसी करूँ फिर भी आप लिखे न जाए। इस तरह की कुछ अवस्था आपका वर्णन करते वक्त हो जाती है। यूरेका फोर्ब्स के एक आम सेल्समैन से लेकर आज के एंटरप्रेन्योर कोच तक का आपका यह सफर बड़ा ही रोमांचक, अद्भुत और अविश्वसनीय है। कॉर्पोरेट जगत के प्री एमिनेंट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशनल गुरु तो आप है ही, लेकिन इंडियाज न्यूएस्ट एमिनेंट ऑथर ये आपकी एक नई पहचान है। आपका एक एक शब्द बुलेट फायर होता है, इसीलिए लोगों ने आपको नायर ऑन फायर की उपाधि से अलंकृत किया है। स्टेज पर से जब आप बोलने लगते हो तब सुनने वाले हर एक व्यक्ति का रोम रोम जागृत होकर अंगारों में तब्दील हो जाता है और देखते ही देखते सारा थिएटर एक ज्वलंत ज्वालामुखी बन जाता है। मन में बसी हुई चिंगारी एक बहता हुआ लावा बन जाता है और वो सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। पिछले 14 सालों में स्मार्ट के माध्यम की वजह से हजारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स में आपने वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाए हैं। योर एम इज टू बिल्ड अ फेयरलेस एंड कॉन्फिडेंट बिजनेस कम्युनिटी। इस देश के कुछ जाने माने फ्यूचरिस्ट में आपका नाम लिया जाता है। टू इंस्पायर एटलीस्ट वन ह्यूमन बीइंग एवरी डे इज द मिशन ऑफ योर लाइफ। LIC ऑफ इंडिया, यूनिलीवर, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सोडेक्सो पास, जनरल इलेक्ट्रिक, गोविंद ग्लास, वोडाफोन, थॉमस कुक, फिलिप्स, ITW, DLF, टाटा हाउसिंग, भारतीय रियलिटी, मोटोरोला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स एंड मोर देन 2 बिलियन एंटरप्रेन्योर्स आपके कोचिंग से सम्मानित हुए। फायर, पैशन, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, मैडनेस, रूथलेसनेस, ये सारे शब्द आपके सामने विनम्र हो जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रोक कर रखो अपनी सांसों को, क्योंकि कुछ ही बोलो बाद इस थिएटर का जर्रा जर्रा लावा में तब्दील होने जा रहा है। तालियों की गूंज के साथ मुझे मदद करो ट्रेनिंग वर्ल्ड के बेताज बादशाह को आमंत्रित करने के लिए। एक फायर, एक लावा, एक जोना, welcome them. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. मुझे हमको खुश हुआ। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत खुशी है आप लोग यहाँ पर आए हैं इस बड़ी महफिल में। आप लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी डिग्निटरीज का स्वागत करता हूँ। आज मुझे टॉपिक दिया गया ग्रो योर बिजनेस। ग्रो योर बिजनेस, ग्रो इंडिया। इंडिया का तो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग ग्रो करो नहीं करो इंडिया को, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हैं, बिकॉज आप लोग धंधे वाले हैं। और मैंने हमेशा देखा है कि ये धंधे वाला ग्रो होता क्यों नहीं है। मुद्दा ये उठता है कि ग्रो करने की चाहत सब में होती है, ग्रो करने की तमन्ना सब में होती है, ग्रो करने की डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, पागलपन सब में होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये ग्रो क्यों नहीं होते और उस मकाम पे नहीं पहुंचते जिस मकाम पे वो लोग एक्चुअली पहुंच सकते थे। तांबे साहब ने कहा एशियन पेंट्स के बारे में, किसी ने कहा धीरूभाई अंबानी के बारे में, ये लोग वहां पहुंच सके, हम लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंच सके। जब ये मुद्दा उठता है तो मेरे ख्याल से व्हाई इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर अनेबल टू ग्रो देयर बिजनेस, इस मेरा एक ही मानना रहा है कि ये लोग बिजनेस को ग्रो इसलिए नहीं कर पाते हैं। व्हाई डू एंटरप्रेन्योर्स मिस द बस ऑफ ग्रोइंग देयर बिजनेस? इट्स ओनली बिकॉज मेरे ख्याल से दे हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज एंटरप्रेन्योर ग्रोथ साइकिल।
मैं इसको EGC बोलता हूं और बड़ा सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। एंटरप्रेन्योर ग्रोथ साइकिल ये क्या है? ये जो दिन आप समझेंगे कि मैं धंधे वाला क्यों बनाऊं, धंधे वाला पैसे के लिए कोई नहीं बनना चाहिए। और यहां पर जो बोलते हैं कि मनी मनी मनी, ये मैं चाहूंगा कि आज से आप लोग ये बंद करें, क्योंकि मुद्दा पैसे का नहीं है। मुद्दा एक ग्रेट कॉर्पोरेशन बनाने का है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने का है जो आपके जाने के बाद 100 साल के बाद भी, आपके जाने के बाद वो जीवित रहे और वो इंस्टीट्यूशन से आपका नाम बनेगा। एंड देयरफॉर सबसे पहला मुद्दा ये है कि एंटरप्रेन्योर ग्रोथ साइकिल क्या है। मुझसे लोग पूछते हैं कि ग्रोथ साइकिल को किस तरह से पार किया जाए, तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे एज होता है बिजनेस, एज होता है बिजनेस, बिजनेस का एज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बिजनेस की मैच्योरिटी बढ़ती जानी चाहिए। धंधे वाले की मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए, धंधे की मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे धंधा का उम्र होता जाता है, जैसे जैसे धंधा वहां जाता है, वैसे वैसे धंधे का मैच्योरिटी भी बढ़ता रहना चाहिए। इसके लिए आज रात को यह समझना बहुत जरूरी है कि 6 साइकिल होते हैं कोई भी एक ग्रेट कॉर्पोरेशन का। आज एशियन पेंट्स वो 6वां साइकिल पे पहुंच चुका है, आज रिलायंस वो 6वां सर्कल पे पहुंच चुका है, आज IBM हो गए या वर्ल्ड के सबसे बढ़िया कॉर्पोरेशन वो 6वां साइकिल तक पहुंच चुका है। तो सबसे पहला स्टेज जिसका नाम है ग्रोपिंग स्टेज, सबसे पहला स्टेज का नाम है ग्रोपिंग स्टेज। धंधे वाला पहला ग्रोपिंग स्टेज में उतरता है। उसके बाद जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं अर्ली सक्सेस। थर्ड स्टेज जिसका नाम है ग्रोथ एक्सेलरेशन, और चौथा स्टेज जिसका नाम है रीओरिएंटेशन, उसके बाद है कॉर्पोरेटाइजेशन और उसके बाद है लिबरेशन। तो आप लोग मेरे साथ जोर से बोलेंगे? ओके, सबसे पहला स्टेज, दूसरा, थर्ड, पांचवा, छठवा। तो ये 6 स्टेजेस होता है और ये 6 के 6 स्टेजेस में आपको करना क्या है क्विकली बताता हूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। सबसे पहला ग्रोपिंग स्टेज, ये वो स्टेज है जहां पर आपने धंधा चालू किया, आपको भी नहीं मालूम कि ये धंधा मेरे को चालू करना चाहिए था कि नहीं। सबसे पहला, इज दिस द राइट बिजनेस? आपके मन में ये बात उठता है। अभी मैंने जैसे 14 साल पहले, 15 साल नौकरी करने के बाद मैंने 14 साल पहले अपना कंपनी को जब चालू किया, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोपिंग स्टेज। मुझे नहीं मालूम कि ये ट्रेनिंग के धंधे को ही कंटिन्यू करना चाहिए, ट्रेनिंग के धंधे में मेरा लाइफ बनेगा कि नहीं, क्या मैं एक बड़ा कंपनी बनाऊं कि क्या मैं एक छोटा कंपनी बनाऊं, क्या मैं लोगों को जाके मिलूं, क्या वो लोग मेरे पास आएंगे। ग्रोपिंग स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर आपको ये भी नहीं मालूम कि जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है ये सही बिजनेस है भी कि नहीं। हर बिजनेसमैन इस दौर से गुजरता है। राव साहब इधर बैठे हुए, जायकॉम का मालिक, इनके इतना बड़ा ये कंपनी है जायकॉम जो सिक्योरिटी में राजा माना जाता है। तो इन्होंने भी जब बिजनेस को शुरू किया होगा, इनके मन में भी यही विचार उठा होगा कि मैं जो चालू कर रहा हूं, इज दिस द राइट बिजनेस? एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू पर्सन। यहां पर धंधे वाले का कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, उसके मन में किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं रहता है। ही हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। उसको मालूम नहीं किस रास्ते पे जाने का है, उसको मालूम नहीं धंधा कैसे करने का, आदमी को कैसे लेने का, आदमी को कैसे पालने का, पगार किस तरह से देने का, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे मालूम नहीं होता। Where do I get sales from? सेल्स कहां से लेके आऊं? खुद जाऊं, लोग आएंगे, डायरेक्ट सेल्स करूं, रिटेल सेल्स करूं, टेलीफोन पे सेल्स करूं, कॉर्पोरेट सेल्स करूं, किस तरह का सेल्स करूं, ये भी उसको मालूम नहीं होता। तो इसको बोलते हैं ग्रोपिंग स्टेज, और कहते हैं ज्यादातर ये 2 साल तक चलता है। कोई कोई ये स्टेज से बहुत जल्दी निकल जाता है, कोई कोई ये स्टेज से थोड़ा टाइम के बाद निकलता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 ही साल के अंदर आपको ग्रोपिंग स्टेज से निकलना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग ये स्टेज में हैं, लेकिन ये स्टेज को पार करके आदमी को सेकेंड स्टेज में जाना चाहिए, जिस स्टेज का नाम है अर्ली सक्सेस। अर्ली सक्सेस में ये मन में विचार उठता है कि व्हाट इज अ बेटर वे टू डू बिजनेस। अभी तक तो मैं ग्रोपिंग स्टेज में ये धंधा कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग का धंधा हो सकता है, प्रिंटिंग का धंधा हो सकता है, चॉकलेट का धंधा हो सकता है, इंश्योरेंस का धंधा हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा उठता है व्हाट इज अ बेटर वे टू डू बिजनेस, क्योंकि हमेशा एक धंधे वाले को सोचते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रोपिंग स्टेज में जो किया है वो चीज अर्ली सक्सेस में आपको सक्सेस नहीं देगा। आर यू विथ मी? जो चीज
चीजों ने आपको धंधा शुरू करने के टाइम पे मदद की होगी, जो फिलॉसफीज जो मदद की होगी, जो सोच आपकी मदद की होगी, जो तौर तरीके आपको मदद किया होगा ग्रोपिंग स्टेज में, वो तरीके को रिपीट नहीं करना है। एंड देयरफॉर अर्ली सक्सेस में आपको ये सोचना है व्हाट इज अ बेटर वे टू डू बिजनेस। यहां से उठता है एक और विचार, क्योंकि ग्रोपिंग स्टेज में मैं ही हूं प्यून, मैं ही हूं भंगी, मैं ही हूं सीईओ, मैं ही हूं चेयरमैन, मैं ही चेक साइन करता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही वहां का चीफ करता धरता सब कुछ हूं, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ द ग्रोपिंग स्टेज। लेकिन जैसी अर्ली सक्सेस में आते हो, लोग ये सोचते हैं कि वेयर डू आई गेट पीपल whom I can trust? Can you repeat that loudly for me? अब जब आप रिपीट करेंगे लास्ट वर्ड को जोर से बोलना, रिपीट कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ तो मेन बात क्या है, यहाँ पर आप लोग ढूंढने को चालू करते हैं कि किस आदमी को लाऊं, एंड यहाँ पर मुद्दा ये उठता है वेयर डू आई गेट पीपल whom I can trust? Where do I get people whom I can trust? Where do I get people whom I can trust? काबिल नहीं, बस विश्वास करने लायक। लेकिन जब आप तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं ना, तो ये आदमी भी नहीं चलेगा। अर्ली सक्सेस के लिए उसका जरूरत है किसका? जिस पे तुम भरोसा कर सके। लेकिन गलत फहमी आदमी की उधर होती है, जो उस ट्रस्टवर्दी आदमी को लेके ही वो पूरा स्टेज पार करने का चक्कर चलाता है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे अहम बात मैं बताना चाहता हूं कि वेयर डू आई गेट पीपल whom I can trust? तो भरोसे का आदमी, तो यहाँ पर कौन आ सकता है? बीवी, बच्चे, बाजू वाली, कोई भी चलेगा, तो कोई भी आइटम, मतलब जो भी इंसान जिस पे अपन भरोसा कर सके उसको पकड़ के लाने का। तो भाई का लड़का आएगा, चाचा का लड़का आएगा, राजकोट में वेला बैठा हुआ मामा का लड़का, कुछ नहीं कर रहा, नालायक साला, राजकोट का सबसे बड़ा नालायक को उठा के हम लोग लाते हैं धंधे को अर्ली सक्सेस। खैर कोई बात नहीं, इसको नादानी भी बोल सकते हैं, इसको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, इसको जो मनता बोलिए, लेकिन एक्चुअली वो पीरियड में कोई और कुत्ता आने को भी तो रेडी नहीं है। क्योंकि हमारा ऑफिस को देख के, हमारे तौर तरीके को देख के, हमें देख के उसे ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे पास या तो नौकरी करने के लिए आए, या हम पे इन्वेस्ट करे, या हमारे साथ आवे। एंड देयरफॉर वेयर डू आई गेट पीपल whom I can trust? ये है अर्ली सक्सेस का पीरियड। उसका बाद ये मुद्दा उठता है ये पीरियड में, हाउ डू आई स्केल अप, हाउ डू आई स्केल अप, हाउ डू आई स्केल अप। मुद्दा ये उठता है माय डियर फ्रेंड्स, जब आप स्केलिंग अप के बारे में सोचते हैं, आपको वो सब काम बंद करना पड़ेगा जो आप आज कर रहे हैं ये स्टेज में। सब काम बंद करना पड़ेगा, जो भी आप कर रहे हैं स्टेज में सब कुछ बंद करना पड़ेगा आपको। यानी आप चेक साइन कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, आप HR को देख रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, आप प्रोडक्शन को देख रहे हैं, आप स्टॉक को देख रहे हैं, सब बंद होना पड़ेगा, सब बंद करना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर स्केलिंग अब शुरू हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं एक नया इंसान बनने का वक्त आ जाता है। कंप्लीट इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन आपको करना पड़ेगा, आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आप धंधे को चला रहे थे। क्या कर रहे थे? अब धंधे को बनाने का है। धंधा चलाना और धंधा बनाना। Till now you were running the business. Now you are going to build the organization. अभी तक आप धंधे को चला रहे थे, you were running the business. Now you are supposed to build the organization. और जो चला रहा है, जो बना रहा है, वो सभी टाइम सेम होना नहीं चाहिए। सेम मतलब वो रहता वो इस धंधे में ही है, लेकिन काम में उसका एकदम अलग हो जाना चाहिए। धंधे वाला ग्रो क्यों नहीं होता? महाराष्ट्रन ग्रो क्यों नहीं होता है साला? मुद्दा यहाँ उठता है कि यहाँ पर अटक जाता है महाराष्ट्र पूरा साला, गुजराती यहाँ नहीं अटकता। एंड दैट इज व्हाई
एंड दैट इज वाई मुद्दा ये उठता है कि ये सेटिस्फॅक्शन का जो दौर चलता है, आपला झाला आता काय करायचं, माझं तर 4 बेडरूम झालं, माझ्या कोकणात बंगलो पण झालं, आणि what the bloody hell, what is the need for? तो फिर वो पूरा कल्चर बन जाता है अपने उधर, जेवढे आहे तेवढाच, तेवढे में एकदम सेटिस्फाई होने का, बसण्याच्या अगोदर पार फैलाएगा नहीं, ये वो सब एक डायलॉग बाजी सब मार के साले इसको बर्बादी कर देते हैं, इसका जूस ही निकल जाता है फिर यहाँ तक. एंड दैट इज वाई नो बिजनेस गोज इनटू ग्रोथ एक्सेलरेशन, विच इज द थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज में आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग चालू करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने को चालू करना पड़ेगा, विच मीन्स द एंटायर बिहेवियरल पैटर्न जो आपका है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड किया जाता है, सिस्टम को कैसे बिल्ड किया जाता है, प्रोसेसेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, लोगों को कैसे बिल्ड किया जाता है, मार्केट को कैसे बिल्ड किया जाता है, प्रोडक्ट को कैसे बिल्ड किया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस अब बहुत सालों तक ये धंधे में रहने वाला है. एंड देयरफॉर एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए to build the organization, and this is where in growth acceleration stage आपका organization building का कार्यक्रम शुरू हो जाता है. अब organization को build करने का है, तो वो जो राजकोट का मामा का लड़का, जो राजकोट का सबसे बड़ा नालायक था, उससे काम नहीं चलेगा. अब तुम्हें लगेगा क्वालिटी पीपल, काबिल लोग, तुम्हारे बाप तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तुमको क्वेश्चन करने वाला, अश्विन भाई तुमको क्वेश्चन करने वाला, तुमको नकारने वाला, तुमको चैलेंज करने वाला, यस मैन हिजड़े नहीं लेके घूमने का, जो है ना बाकी सब लोग जो बोलते ना तमे शू, तमे तो छोप छे, तमे तो फटकड़ी छे, तमे तो AK-47 छे, तुम तो बाप है, तुमको फुदकाने वाले लोग नहीं चाहिए, अभी तुमको चैलेंज करने वाले लोग चाहिए, हरामी लुच्चे, क्वालिटी पीपल. और अगर तुम्हारा इसमें दम नहीं है तो तुम उसको लाएगा ही नहीं, क्योंकि वो आदमी तुमको चैलेंज करने वाला है, वो आदमी तुम्हारा हर फिलॉसफी के खिलाफ बात करेगा, वो तुम्हें ऐसी बातें बोलेगा, ऐसी रास्ते दिखाएगा, ऐसी चीजें करने के लिए बोलेगा जो तुमको समझ में नहीं आएगा. एंड देयरफॉर हाउ डू यू गेट दिस क्वालिटी पीपल, ये भी सीखना पड़ेगा. अगर सीखा नहीं है तो क्वालिटी पीपल को कैसे लाने का, ये भी कलाकारी आपको सीखना पड़ेगा. ऑफ कोर्स हमसे ही सीखना पड़ेगा ना, तो हमारा ही धंधा है साला, तो तुझे क्या लगता है किसी और से सीखने का? स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास झक मार के आओ. तुम्हें क्या लगता है मैं सेवा करने के लिए इधर आया? मेरे को ऐसी कोई भावना नहीं है. I am bloody clear that I am here to build your businesses. I want you to become successful, and therefore I am not going to talk in a language that you will understand very easily. I will talk in a language that is challenging you. And यहाँ पर I need to get the quality people, और ये क्वालिटी पीपल आएंगे और वो लोग सिस्टम और प्रोसेसेस डालेंगे, क्योंकि तुझे ये करने को आता नहीं. क्योंकि सिस्टम और प्रोसेस डालना और रिस्क लेना ये दो अलग अलग गेम है. मेरे इस आदमी जो दुनिया को इंस्पायर कर सकता है वो सिस्टम प्रोसेस नहीं डाल सकता. एंड देयरफॉर हमारा CEO यतिन सामंत साहब जो बहुत ही सिस्टमैटिक है, वो बहुत ही सिस्टम्स एंड प्रोसेस ओरिएंटेड है, ऐसा आदमी लगेगा. हम लोग क्या है, सस्ते में काम पटाने देखते हैं कि साला अभी मैं से डाल देता हूँ सब कुछ, सिस्टम और प्रोसेस और ये और वो. अबे साले तेरी औकात नहीं है, तू काय को उंगली करता है, जो चीज में तेरी नहीं चलती उधर जबरदस्ती उंगली करने का नहीं.
एंड देयरफॉर सिस्टम और प्रोसेसेस सिर्फ वही आदमी लोग डाल सकते हैं जो उसके लिए बारे में पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने और कंपनियों में इसको डाला है। ऐसे लोगों को आपको लाना पड़ेगा और ये सस्ता आने वाला नहीं है। तो ये जो सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये जो फिलॉसफी शायद यहां रही होगी ये पहले 2 स्टेज में, एंड देयरफॉर थोड़ा खर्चा बिर्चा करके अपने सिस्टम्स और ऊपर करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर यू गॉट टू पुट द सिस्टम्स एंड प्रोसेस। तुम्हारा ध्यान देयरफॉर एक चीज पे रहना चाहिए कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। मतलब तुम्हारा एक एंटरप्रेन्योर का जो स्पिरिट होता है, गुस्सा होता है, एक एंटरप्रेन्योर का जो दम रहता है ना, वो दम लगा के सिस्टम और प्रोसेसेस फॉलो हो रहे कि नहीं, बस यही तुम्हें देखना है। तुम्हें सिस्टम और प्रोसेस डालने की जरूरत नहीं हो तो कोई और तुम्हारे लिए डाल देगा, लेकिन तुम्हारा काम, तुम्हारा फोकस उस पर रहना चाहिए कि वो बराबर इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। यहां से चलते हैं, अगर आपको बड़ा बनना है, यानी आपको महाराष्ट्र छोड़ना है और आपको इंडिया में ग्रो होना है और आपको चेन्नई जाना है और वहां से अहमदाबाद जाना है और वहां से आपको दिल्ली जाना है और वहां से श्रीलंका जाना है, यूएई जाना है, तो ग्लोबल गेम, एक्सपेंशन का गेम शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब गेम तुम्हारे हाथ का नहीं है, गेम इंडिविजुअल ड्रिवन से सिस्टम और प्रोसेस ड्रिवन हो गया। इंडिविजुअल ड्रिवन यानी सब कुछ मेरे पूछने से होता था, माल कौन सा बनाने का, माल कैसा जाएगा, माल कौन सा गाड़ी में जाएगा, माल कभी जाएगा कभी आएगा। ये सब चीजें जो पहले 2 स्टेज में सब कुछ अपने हाथ में रहता था ना, सब कुछ अपने हाथ से छूटने चालू हो जाता है। छूटने चालू हो जाता मतलब छूट के अपन रोड बिड पे नहीं आएंगे, छूटेगा किसके हाथ में, अपने हाथ से किसके हाथ में जाएगा, सिस्टम और प्रोसेस के हाथ में जाएगा। तो इंडिविजुअल ड्रिवन से कंपनी बनेगा सिस्टम ड्रिवन, सिस्टम ड्रिवन से डेटा ड्रिवन, डेटा ड्रिवन से कल्चर ड्रिवन, कल्चर ड्रिवन से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ड्रिवन। ऐसा 5 लेयर पे कंपनी आगे बढ़ेगा। कंपनी बनाना एड़ों का काम नहीं है। मैं नहीं जानता हूं तुम क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि फालतू खाली सुबह सुबह आके कुछ भी करने से धंधा खड़ा होता है, कुछ भी किधर भी जाके कुछ भी बोलने से, क्या भी कुछ भी कभी भी कुछ भी करने से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो ये हमारी गलतफहमी है। धंधे वाला होने का मतलब ये नहीं है कि हम धंधे वाले बन जाते हैं। एंड देयरफॉर अब अपने को अगला स्टेज पे जाना है और उस स्टेज का नाम है रीओरिएंटेशन। अब अपना आपका कंपनी मस्त हो गया, 100, 150, 200, 300 करोड़ पे आ गया, अच्छा खड़ा होने चालू हो गया, इसमें मार्केट की रेपुटेशन चालू हो गई, आपका ब्रांड का रेपुटेशन बिल्ड होने चालू हो गया, आपका खुद का रेपुटेशन, आपके उधर अच्छे लोग काम करने को चालू हो गए, आपके सिस्टम्स अच्छे हो गए, आपका बढ़िया ऑफिस हो चुका है, लोगों को आपके ऑफिस में काम करने का दिल कर रहा है, एंड यू आर इन अ पोजीशन टू अट्रैक्ट द बेस्ट पीपल। अब चलते हैं अगले स्टेज पे, क्योंकि अब अगर आपको 1000 करोड़ की तरफ जाना है, यू हैव टू रीओरिएंट एवरीथिंग। फिर कंपनी को दूसरे तरीके से बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक क्या हो गया, एवरीथिंग बिकम सेटल, आदमी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, लेजी हो जाता है, एंड देयरफॉर रीओरिएंटेशन का टाइम आ जाता है, बिकॉज इट इज ए पीरियड ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। यहां पर आप अगला बड़ा गेम, अगला डाइवर्सिफिकेशन क्या करना है ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो 1000 करोड़ का कंपनी है आपका या जो भी है, इसमें अच्छा सीईओ आ गया, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट आ गया, अच्छे जीएम्स आ गए, अच्छे वर्कर आ गए, अच्छे फैक्ट्री लग गए, अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन हो गया, अब ये इंडिपेंडेंटली चल रहा है, अब इसमें आपकी जरूरत नहीं है, देयरफॉर अगला बड़ा गेम खेल सकते हैं, अगला बड़ा गेम खेल सकते एक चीज में मास्टरी होने के बाद। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा आपको कि टैलेंटेड लोग, क्योंकि पहले तो रिश्तेदारों को लाते थे हम लोग, यहां पर अपन ने टैलेंटेड लोगों को लाया। अब ये स्टेज में मुश्किल ये होता है कि टैलेंट को रोक के रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
टैलेंटेड लोगों को सपने होते हैं, टैलेंटेड लोगों को कुछ कर दिखाने की भावना होती है, टैलेंटेड लोग अचीवर्स होते हैं, टैलेंटेड लोगों को बड़े ड्रीम्स होते हैं, बड़े सपने होते हैं, गाड़ी घोड़ा, और उनको बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करने होते हैं। और जब देखता है कि एक छोटा सा कंपनी में जहां पर उसका पूरा सपना पूरा नहीं होगा, तो वो आदमी भले ही आपको प्रीवियस स्टेज में बहुत कंट्रीब्यूशन करके आपकी मदद की होगी, लेकिन वो आदमी का जाने का वक्त आ गया, क्योंकि आपकी चाल चलन से, बोली से उसे ऐसा लगता नहीं है तुम एक ग्रेट कॉर्पोरेशन बनाने के चक्कर में अब वचनबद्ध हो, तो वो निकलने का कार्यक्रम चलाता है। देयरफॉर हमेशा एम्बिशियस रहना ये बहुत जरूरी है। हमेशा ग्रो होना बहुत जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं कि तुम्हें ग्रो होना है, तू गया तेल लेने, तू है कौन? हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है। अगर तुझमें चाहत नहीं है कंपनी बनाने की, तो उस जमाने में ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हारा कंपनी को बना के दे सके। लेकिन तुम्हारा एम्बिशन कंपनी का एम्बिशन के साथ मिक्स मत करो कि तुमको ग्रो नहीं होने का है, देयरफॉर मैं कंपनी को भी ग्रो होने नहीं दूंगा। ये चलना नहीं, ये चलेगा तो तू छोटा रह जाएगा, तू स्ट्रगल करेगा, चाइना तेरी मारेगी और दुनिया का हर आदमी तेरा लेगा और तेरे को पता भी नहीं चलेगा कौन लिया करके। And that is the most important factor of life, my dear friends. And I'm not talking any polished corporate language, because I know the audience when I speak to one. अब डिसेंट्रलाइजेशन का वक्त आ गया और ये सब पढ़ना पड़ता है, ये सब समझना पड़ता है। ये बहुत विजडम, प्रज्ञा का गेम है, विजडम का गेम है। इट इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट वाइज गेम ऑफ बिल्डिंग ग्रेट कॉर्पोरेशन। तुमको क्या लगता है एशियन पेंट्स एक्सीडेंट है? तुमको क्या लगता है आईबीएम एक्सीडेंट है? तुम्हें क्या लगता है ह्यूलेट पैकर्ड एक्सीडेंट है, इन्फोसिस एक्सीडेंट है, टीसीएस एक्सीडेंट है? वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कॉर्पोरेशन से एक एक्सीडेंट है। अरे किसी ने दिमाग लगा के, दिल लगा के, जुनून के साथ एक खोपड़ी लगा के उसको बनाया है। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट गेम, इट्स अ वाइज गेम, इट्स अ गेम दैट एवरीबडी इज रेडी टू प्ले। एवरीबडी बिलीव्स कि उसमें वो टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट होना जरूरी नहीं है। और ये सब जब आप बड़ा बनाने के चक्कर चलाते हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर आने की संभावना है। खैर कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं अगला लेवल पे, जिसका नाम है कॉर्पोरेटाइजेशन। अब आप एक बड़ा कॉर्पोरेट बनने के चक्कर में आपकी हरकतें अब जीई के मार्फत होने को जाने वाली है, आपकी हरकतें अब एशियन पेंट्स के मार्फत होने वाली है, आपकी हरकतें अब एक कॉर्पोरेट की होने वाली है। खाली कोट पहनने से, टाई लगाने से, इधर उधर की फालतू बातें करने से कॉर्पोरेट्स नहीं बनता। एंड देयरफॉर कॉर्पोरेटाइजेशन में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको अपना रेप्यूटेशन बिल्ड करना है। कंपनी की रेप्यूटेशन, आपकी ब्रांड की रेप्यूटेशन, आपकी सर्विस की रेप्यूटेशन, आपकी सेल्स की रेप्यूटेशन, आपकी आदमियों की रेप्यूटेशन, आपकी इज्जत मार्केट में बननी चाहिए। हर वो चीज जो आप करते हैं जिसका एक बेरिंग होता है आपके रेप्यूटेशन के ऊपर। एंड देयरफॉर रेप्यूटेशन को हर्ट करने वाली कोई चीज आपको नहीं करनी है, रेप्यूटेशन को बर्बाद करने वाली कोई चीज आपको करनी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके साथ काम करने वाले 100, 150, 300, 500, 5000 लोग आपके रेप्यूटेशन को किसी भी तरह की ठेस न पहुंचाए, ये डालना पड़ता है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। और यहां पर बिल्ड होता है एक इमेज कि ये कंपनी बढ़िया कंपनी है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स लोग पैसा लगाना चाहेंगे, यहाँ पर हर टाइप का आदमी इस कंपनी के ऊपर पैसा लगाना चाहेगा, बैंकर लोग इसको लोन देना चाहेंगे, अच्छे लोग इसके साथ जुड़ना चाहेंगे। वोडाफोन से आदमी छोड़ के तुम्हारे साथ जुड़ेगा, एशियन पेंट से छोड़ के तुम्हारे साथ जुड़ेगा, दुनिया की बेहतरीन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को छोड़ के वो तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें अब ऐसी है कि
तुम वोडाफोन जैसा बनने वाले हो, और उसे वोडाफोन में उस तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता जिस अपॉर्चुनिटी की उसे तलाश है, तो वो वहां से यहां आता है जब तुम्हारा सपना कॉर्पोरेशन बनाने का होगा। आज मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तुम्हारे को आने वाले 40 साल का विजन दे रहा हूं। मेरा शौक ही नहीं है कतई ही कि मैं आपको आजकल और परसों का धंधे की बात बताऊं। मैं आपके मन में हमेशा के लिए एक बात घुसा देना चाहता हूं कि एक ग्रेट कॉर्पोरेशन बनाने का हकदार है आप, और आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत इसमें आपको ईमानदारी लगेगी, सच्चाई लगेगी। और जिधर रोकड़ा आ गया कि ये मैंने चालू करके रखा ताकि मैं रोकड़ा कमाऊं, ताकि मेरा बंगला बने, मेरा घर बने, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा बंगला, मेरा राजकोट का मेरा घर, ये गेम से निकलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और 99% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आदमी पैसा छोड़ नहीं पाया। उसकी तलब पैसा कमाने के लिए इतना हो गया कि वो सब कैलकुलेशन करता है, वो सब कुछ एज ए ट्रांजैक्शन करता है, एंड देयरफॉर वो कभी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता। यहां पर कंपनी बनाती है स्ट्रेटेजिक प्लान्स। मैं एशियन पेंट्स का हर इंसान को ट्रेन कर चुका हूं, टॉप टू बॉटम, 1996 से सन 2006 तक। मैं जानता हूं, जब मैं उनके साथ बैठता था तो वो लोग मेरे को 96 में बताते थे कि आने वाला 10 इयर्स में ये हमारा प्लान है नायर साहब, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ग्रो, दीज आर द कंट्रीज जहां पर हम काम चालू करेंगे। आज से 4 साल के बाद हम इस तरह का पेंट लाने वाले हैं, आज से 5 साल के बाद इस देश में हमारा कंपनी होगा, आज से 5 साल के बाद हमारा लीडरशिप टीम ऐसा होगा। ऐसे 5-5 साल के बाद का गेम हाथ चलाते हैं। अपने को तो परसों क्या होने वाला है अपने को सलाम मालूम ही नहीं। अपन बनाएंगे कॉर्पोरेशन, अपन बनाएंगे कंपनी। कितना भी तुम ये फोरम बिरम डालो, बोल्ड होवे, बाम होवे, MIC हो गए, मुद्दा ये है कि सीरियस बिजनेसमैन बनने का बात करते हैं। एंड देयरफॉर यू नीड टू हैव, यहां पर ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बनता, यहां पर ऐसा कुछ नहीं बनता। यहां पर तो आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है वही देखने का, क्योंकि यहां पर तो मेरे पास तो घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं, ये सब घर गाड़ी यहां खत्म हो जाना चाहिए। अब बढ़िया बिजनेस बनाने का बात यहां से चालू हो जाना चाहिए। अब ये बनाते बनाते तुम्हारा प्राइवेट जेट हो गया, ये बनाते बनाते अगर तुम्हारा रोल्स रॉयस हो गया, ये बनाते बनाते तुम्हारा 10-12 विला ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जावे, तो गेम चलेगा बॉस। लेकिन यहां से सिर्फ सपना कंपनी बनाने का, सिर्फ सपना कंपनी बनाने का, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी कंपनी काफी बड़ा हो गया और सभी टाइप के कंप्लायंस वगैरह करने पड़ेंगे। कोई भी हेरा फेरी लफड़े लोचे कुछ नहीं चलेगा, नहीं तो सुब्रत और राय के माफत अंदर रहेगा। क्योंकि भले उसने किया नहीं किया, लेकिन बड़ा जब आदमी बनता है तो कंप्लायंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर जब आप बर्बाद होते हैं ना, और यहां पर जब आप पकड़े जाते हैं कंप्लायंस की वजह से, इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज पे आता है। यहां जब आप पकड़े जाते हैं ना, अंदर किया जाएगा ना, तो आपकी बीवी को बाजू वाला पूछेगा, और नायर साहब दिखे नहीं, बोले तीर्थ यात्रा पे, तीर्थ यात्रा बोले तो साला 6 महीने से तिहाड़ जेल में कुत्ता पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई कुत्ता तुम्हें पहचानता नहीं है, तुम्हारे बिल्डिंग में भी तुमको कोई पहचानता नहीं है, तुम्हारे एरिया में तुमको कोई पहचानता नहीं, तुम्हारा फ्लोर में कोई कुत्ता पूछता नहीं। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी बहुत नाम इज्जत सम्मान होता है, वहां पर लफड़ा नहीं करने। जितने करने का ना इधर कर लो, जितना 2 नंबर का हेरा फेरी लोचे लफड़े एक्साइज की चोरी, जो गुंडी गांडी फिराने का इधर कर लो। And that this is also the time to get into your IPR, and this is also the time कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर अपना एकदम ग्रिप बनावे। जैसे सैमसंग का नाम लिया साहब ने, उनका IPR वगैरह बहुत स्ट्रांग है।
एप्पल का आईपीआर बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर आईपीओ और इस तरह के। अब गेम पूरा ऐसा है कि जो भी तुम्हारे सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट के खोपड़ी में जो है ना, वो चोपड़ी में आ जाना चाहिए। मतलब ये कंपनी चलता कैसे है, यहाँ का सीईओ कैसा सोचता है, यहाँ का वीपी कैसा सोचता है, ये हर आदमी के ज़हनो दिमाग में उतर जाना चाहिए। एंड द गेम इज अबाउट नॉलेज मैनेजमेंट। लास्ट स्टेज में हम चलते हैं जहां पर आप एक ऐसे स्टेज में पहुंचते हैं जहां पर लिबरेशन बोलते हैं। धंधे वाले का लिबरेशन होता है, उसने एक भयंकर कॉर्पोरेशन बना दिया, अब वो वहां से निकल गया, यंगर जनरेशन टेक ओवर कर दिया या प्रोफेशनल मैनेजमेंट टेक ओवर कर दिया, एंड वो धीरे धीरे पूरा निकल गया, एंड ए ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ड। और ये कंपनी चलती है इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग पे। हर चीज का सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन होता है, हर चीज का डेटा बराबर प्रोसेस होता है, हर डिसीजन इज इन अ वेरी प्रोग्रेसिव मैनर लिया जाता है। ये स्टेज है जहां पर टूट ना जाए भाई लोग, टूट ना जाए भाई लोग, मेरे जाने के बाद बंटवारा ना होवे। इसके लिए नाम आपने अच्छा पहचाना, फैमिली गवर्नेंस मॉडल, किसको क्या मिलेगा अगर मेरे को कुछ हो जावे, अगर धंधे में कुछ हो गया किसको क्या मिलेगा, एवरीथिंग। भाई अगर आपका बेटा आने वाला है, आपका भाई आने वाला है, ये सब चीजें, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, कैसे बंटवारा होगा, ये सब कुछ फैमिली गवर्नेंस मॉडल के अंदर आना चाहिए। एंड अपने आप को एक जबरदस्त बोर्ड के नीचे डाल देना चाहिए ताकि आपका स्क्रूटनाइजेशन बराबर होवे। यहाँ पर बनता है बिजनेस क्रेडो और एथोस कि आने वाले 100 साल में क्या क्या चीजें होता रहेगा, क्या नहीं करेंगे। जैसे आज से करीबन 150-200 साल पहले जॉनसन एंड जॉनसन ने अपना क्रेडो डाला कि हम किसी भी देश में हेरा फेरी नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। ऐसा बिजनेस क्रेडो आपको डालना पड़ेगा। और वहां आता है एक ही चीज। आज यूनिलीवर जैसे कंपनी में, मर्सिडीज जैसे कंपनी में सिर्फ एक ही चीज चलता है, कंटिन्यूअस एक्सेलेंस। उनके मालिक लोग मर के 150 साल हो गए। तुम्हारे केस में तुम्हारे जीते जी चलता नहीं है। साला मेरे को बहुत जन बोलते हैं सर 2 दिन ऑफिस में नहीं गया एकदम बवाल हो जाता है। मतलब और कितना साल पुराना हो गया? बोले सर मैं 19 साल से धंधे में। तू 19 साल से ऐसा चीज नहीं बना सका कि साला 2 दिन तू गायब नहीं हो सकता। मतलब तू बनाया क्या फिर? 19 साल क्या किया तूने? रोज सुबह साला लिपस्टिक पाउडर लगा के आ जाता है, करता क्या है? मतलब कई लोग खाली धंधे को चला रहे हैं, और जो धंधे को चला रहे हैं वो धंधे को बना नहीं रहे। ये गलत फहमी में मत रहो कि 14 घंटा काम किया तो कंपनी बन रही है। ये गलत फहमी में मत रहो। हर दिन तुमने क्या किया उससे तुम्हारी कंपनी आगे बढ़ रही है कि नहीं, इसका अनुमान तुम्हें होना चाहिए, इसका अंदाजा तुम्हें होना चाहिए। और हर क्षण तुम्हारे साथ काम करने वाले आदमी लोग कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये समझना तुम्हारे हाथ में है। तुम लोगों को भूख लगा होगा। एक तो बेचारा सो रहा है, बेचारा टी शर्ट वाला, इसका तो जूस ही निकल गया, उसको पड़ी नहीं। मतलब ये वो आदमी है जो लोकल ट्रेन में खड़े रह के सो सकता है, और इसको भरोसा है कि दादर में इसको लोग उतार डालेंगे। उसको पड़ी नहीं है कि कंपनी बनाना है। ये सब आपल्याला काय करायचंय, इधर बोल्ड आहे, काहीतरी चाललंय नवीन, अच्छा फूड बीड खाने का, अभी इधर खाना पीना खाने का, घर जाने का, और कल सुबह से वही करने का जो 300 साल से करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस मीटिंग में आते हैं, नेटवर्किंग मीटिंग में, लेकिन कभी उनकी इच्छा एक ग्रेट कॉर्पोरेशन बनाने की सचमुच में होता नहीं है। मैं आप लोगों के मन में ये बात को बिठा देना चाहता हूँ, गेम मोटिवेशनल टॉक का नहीं है, गेम एक ग्रेट कॉर्पोरेशन बनाने का, और उसके लिए सच्चाई और ईमानदारी लगती है एक ग्रेट कंपनी बनाने की। किसी दिन बनाने का इच्छा हो तो हम लोगों का कोर्स कर लिया करो, हमारा कोर्स कर लो। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स,
इतने टाइम में इतना ही बोल सकता हूँ। वैसे अपने पास बहुत सारे स्लाइड है, लेकिन आप लोगों को लेट होता होगा, आप लोगों को घर जाने की जल्दी है, एंड देयरफॉर मैं यहीं पर इसको समाप्त करना चाहता हूँ। कंटिन्यू। और 10 मिनट? ओके। हाँ, नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ऐसा किधर जाने का है नहीं, और मेरा इंतजार में कोई बैठा नहीं। नाउ मुद्दा ये है, व्हाई डू एंटरप्रेन्योर्स मिस दिस बस? पहला तो मैंने ये बताया कि उसको ये एंटरप्रेन्योर ग्रोथ साइकिल समझ में नहीं आता है, उसको ये एंटरप्रेन्योर ग्रोथ साइकिल समझ में नहीं आता है, और इसीलिए बस को मिस करता है। देख लो, हो गया। दो तीन बातें और करूंगा फिर। कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, पहला बात तो मैंने ये कहा कि एंटरप्रेन्योर्स बस इसलिए मिस करते हैं क्योंकि उनको EGC समझ में नहीं आया, एंटरप्रेन्योर ग्रोथ साइकिल। ये साइकिल जिसको समझ में आया ना, ये पूरा साइकिल जिसको समझ में आया, वो गेम अलग तरीके से खेलेगा, और जिसको ये समझा ही नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूं, उसको ये सब चीज की कोई इल्म ही नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड देयरफॉर नाउ लेट मी गो टू वेयर डू यू मिस द बस। मुझसे लोग पूछते हैं कि ये बस मिस कैसे हो गया नायर साहब अपने हाथ से। सबसे पहला, इंडिविजुअल वर्सेस एंटरप्राइज। एक और मुद्दा मैंने देखा है कि इंडिविजुअल और एंटरप्राइज, इंडिविजुअल बड़ा सोचना नहीं चाहता, इंडिविजुअल यानी मैं, एंटरप्राइज यानी मेरी कंपनी स्मार्ट। तो आप अपना एंटरप्राइज में अपना कंपनी का नाम डालिए, वो NJ एंटरप्राइजेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर आ गया आप खुद यानी नितेश कारिया या जय कारिया या जो भी है। इंडिविजुअल यानी कारिया, एंटरप्राइज यानी NJ एंटरप्राइजेस। सबसे पहला बस मिस इसलिए होता है क्योंकि इंडिविजुअल रिस्क नहीं लेना चाहता है, लेकिन एंटरप्राइज को रिस्क लेते रहना चाहिए। इंडिविजुअल बड़ा सोचना नहीं चाहता, लेकिन एंटरप्राइज को बड़ा सोचना पड़ेगा। इंडिविजुअल सिस्टम डालना नहीं चाहता, लेकिन एंटरप्राइज में सिस्टम्स और प्रोसेसेस डालने पड़ेंगे। इंडिविजुअल 2 नंबर का काम करना चाहता है, लेकिन एंटरप्राइज को 2 नंबर का काम नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल टैक्स वक्त पे भरना नहीं चाहता है, एंटरप्राइज को टैक्स वक्त पे भरना पड़ेगा। इंडिविजुअल अच्छे लोगों को लेना नहीं चाहता, लेकिन एंटरप्राइज को अच्छे लोग लेने पड़ेंगे। इंडिविजुअल HR सिस्टम्स और प्रोसेस डालना नहीं चाहता, लेकिन एंटरप्राइज को वो डालना पड़ेगा। इंडिविजुअल चैलेंजेस लेना नहीं चाहता, लेकिन एंटरप्राइज को चैलेंजेस लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल खुश है अपने 4 बेडरूम हॉल किचन कांदिवली ईस्ट से, एंटरप्राइज को तेरा 4 बेडरूम से कोई लेना देना नहीं। एंटरप्राइज कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहना चाहिए, इंडिविजुअल का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमारा बस मिस ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे केस में इंडिविजुअल बन जाता है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज बन जाता है इंडिविजुअल, दोनों मिक्स हो जाता है और बस मिस हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाता है। मतलब मेरे को नहीं चैलेंज लेने का है तो मैं स्मार्ट को भी चैलेंज लेने नहीं दूंगा। मुझे इंप्रूवमेंट नहीं करनी है, इंडिविजुअल को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एंटरप्राइज का हर आदमी को रेगुलरली ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इंडिविजुअल को अपने ऊपर खर्चा करने का विश्वास नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल का एंटरप्राइज में काम करने वाला हर बंदे के ऊपर हेवी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी एंड नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लगातार होना ही चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल वो करना नहीं चाहता, इंडिविजुअल पढ़ना नहीं चाहता तो वो एंटरप्राइज को पढ़ाता नहीं है। इंडिविजुअल बड़ा सोचना नहीं चाहता तो वो एंटरप्राइज को सोचने नहीं देता। इंडिविजुअल को कांदिवली से मोहब्बत हो गया, देयरफॉर कांदिवली छोड़ना नहीं चाहता। मैं थोड़े दिन पहले, 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, जहां से मैंने ये ग्लास लिया, वो हमारे गुरुकुल में बैठते हैं। जहां से मैं ये ग्लास लेने को गया, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में, हमारे अंधेरी वेस्ट में लोखंड कॉम्प्लेक्स में, वहां पर एक दुकान है। वहां के तीनों, मतलब एक दुकान है जिसमें ये बिकता है, दूसरे दुकान है जहां पर उनका ही फैमिली का बिजनेस है, जहां पर कपड़े का होता है, और तीसरा दुकान है फैशन का दुकान है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी वो लोग गुरुकुल में ज्वाइन किए,
तो मैं जब चश्मा बनाने गया मेरी वाइफ के साथ थोड़े दिन पहले, तो मैंने एक बाप को, एक बेटे को, दूसरा दुकान में दूसरा बाप को और दूसरा बेटे को, और तीसरा दुकान में बाप ऊपर गया है तो 2 बेटे हैं। मैंने उनको सुना, मैं बोला आप एक्सपेंड क्यों नहीं करते? बोला नायर साहब क्या है ना, हमारा दुकान जो है ना, ऊपर मकान है, नीचे दुकान है, तो 11 बजे उतरते हैं सीधा नीचे और बड़ा आनंद आता है, 1:30 बजे फिर जाके खाना खाए और फिर 1-8 घंटा सो लिया। तो उसका दिमाग में बात बैठ गया कि दुकान और मकान एक जगह पे रहना चाहिए। ये इंडिविजुअल का गेम हो गया, साला बर्बाद हो गया। मतलब वो तो अच्छा कर रहा है, वो बर्बाद नहीं होगा क्योंकि अभी गुरुकुल में आया है तो अपन सेटिंग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा वो तीनों जगह पे 3 बाप और 4 बेटे, यही सोचता है कि जिंदगी बोले तो लोखंड वाला। हाँ, ये इंडिविजुअल का गेम हो गया। क्यों? मैंने बोला अपन थाना में चालू करते हैं, अपन बोरीवली में चालू करते हैं, अपन चेन्नई में चालू करते हैं, कपड़े का इसमें इतना है नहीं, लेकिन फिर घर, तू साले कंपनी बना रहा है कि क्या कर रहा है? एंड देयरफॉर जो ग्रोथ हुआ है, जो बड़े बड़े होटल चेन बने, जो रिटेल के चेन बने, वो इसलिए बने क्योंकि वो चेन का जो मालिक है वो एंटरप्राइज पे ध्यान देता है। इंडिविजुअल को सूरत से मोहब्बत हो गया और समझो सूरत में धंधा बंद हो गया, लेकिन वो एंटरप्राइज को बंबई लेके ही नहीं आएगा क्योंकि इंडिविजुअल एंटरप्राइज बन गया और एंटरप्राइज इंडिविजुअल बन गया। आप में से भी कई लोग में ये दोनों मिक्स हो गया है। आप एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन मिक्स जरूर हो गया होगा, नहीं तो आपका जबरदस्त ग्रोथ होने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2 इज एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस स्केलिंग अप। धंधा चालू करने के लिए लोखंड वाले में जो जो क्वालिटियां चाहिए थी, एक जुनून चाहिए था, एक जोश चाहिए था, एक मस्ती चाहिए था, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप में है। लेकिन स्केलिंग अप के लिए जो क्वालिटियां लगती है, कैपेबिलिटी लगती है, जो एटीट्यूड, जो नॉलेज लगता है, जो एटीट्यूड लगता है, जो स्किल्स लगता है, जो आदतें लगती है, जो स्ट्रेटजी लगती है, वो अलग है। हमें क्या लगता है, धंधा चालू करने के लिए जो क्वालिटियां लगी, उसी क्वालिटी से मैं धंधे को स्केल अप करूंगा। लोखंड वाले का धंधा चलाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप काफी हो गया, तुम्हारी कलाकारी काफी हो गई। लेकिन अगर इसको ऑल इंडिया लेवल पे खोलना है तो स्केलिंग अप का बात हो गया। स्केलिंग अप का मतलब है कि जिन जिन कलाकारियों ने आपको धंधा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया और जिन जिन क्वालिटियों ने आपको यहां तक पहुंचाया है, वो क्वालिटियां आपको बड़े कंपनी बनाने में मदद नहीं करेगी, और इसका डिस्टिंग्विशन करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप और मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को इस बात का समझ नहीं है कि ये तीनों अलग अलग है। एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, लीडरों का काम क्या है उस कंपनी में, और उस कंपनी के मैनेजरों का काम क्या है। जोर से ये तीनों वर्ड्स बोलिए। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? एंटरप्रेन्योर का काम है रिस्क लेना, रेगुलरली रिस्क लेना। मतलब उम्र के साथ इसकी रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़नी चाहिए। मतलब 40 में 30 से ज्यादा रिस्क लेने का, 50 में 40 से ज्यादा रिस्क लेने का, 70 में 60 में जो कभी नहीं किया वो 70 में करने का। ये है एक एंटरप्रेन्योरशिप की रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो उम्र के साथ बढ़ती रहनी चाहिए। सो एंटरप्रेन्योर का काम है रिस्क लेना। इसका मतलब है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप प्लास्टिक के धंधे में हैं, तो आपका राइट हैंड आदमी, आपका लीडर शंकर भाई आके आपको बोलता है कि रश्मिन भाई, मैं ना अभी अपना फ्रांस में जो एग्जीबिशन में गया था ना, तो अपना प्लास्टिक के धंधे में मैंने साला उधर ऐसा ढासू मशीन देखा है ना सर, वो मशीन अगर अपन ला के अपना कांदिवली फैक्ट्री में डाल दिया ना सर, तो अपना प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर वर्कर्स विल डबल, अपना प्रॉफिट 30% से बढ़ेगा और 40 से 42% अपना कॉस्ट का रिडक्शन होगा अगर अपन ने फ्रांस से ये मशीन लाया।
तो शंकर भाई आके रश्मिन भाई को, जब रश्मिन भाई बोले तो एंटरप्रेन्योर यानी मालिक, उसको जब ये बात बताता है तो रश्मिन भाई बोलता है अच्छा ऐसा वाला बात है, तो तू मेरे को बता ये मशीन लाने से क्या क्या हो। बोले सर ये फायदे होंगे। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? बोले अपने को ये मशीन लाएंगे ना तो अपने को ना जगह को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? बोले सर ये ऐसा ऐसा करेंगे, अपन यहाँ से इसका कंपाउंड को बढ़ाएंगे। दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगा? बोले सर दूसरा ऐसा है कि अपने पास 400 वर्कर है जिसमें 100 जन को घर भेजना पड़ेगा। तो तुम सलाह रश्मिन भाई घर बोले वो तो सब अपना यूनियन के आदमी लोग हैं। तो बोले सर काय काळजी करू नका, मैंने अपना यूनियन के लीडर लोग से सब बात कर दिया, अपना 100 आदमी को एकदम हैंडसम सेटलमेंट देके बढ़िया तरीके से ईमानदारी के साथ अपन वो 100 जन को घर भेज देंगे और अपन 300 का टीम बना देंगे। फिर तुम उसको पूछता है अगर ये मशीन नहीं चला, बोले सर ये मशीन नहीं चलाना तो बांग्लादेश का एक पार्टी मेरे को मिला था, उसके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि 1 साल के बाद यही भाव में, नहीं तो इससे थोड़ा कम में वो अपने से ले लेगा। तो अपन 1 साल में नहीं चला तो अपने बांग्लादेशी को भेज देंगे और वो लिख के भी देने को तैयार है कि ये मशीन में 1 साल के बाद लेने को तैयार हूं और कोई कंडीशन नहीं है, तो नहीं दिया तो भी नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिख के देने को तैयार है। फिर तुम उसको पूछा इसमें खर्चा क्या? बोले सर इसमें 4 करोड़ का खर्चा। बोले 4 करोड़ ये कहां से आएगा? बोले सर 1.5 करोड़ अपने पास बैंक में पड़ा है। 1.5 करोड़ रुपया मैंने बैंक मैनेजर से बात करी है, आपका लीडर बता रहा है, धंधे वाला नहीं, धंधे वाले को अपना राइट हैंड लीडर बता रहा है। तो लीडर बोलता सर 1.5 करोड़ मैं बंदोबस्त कर देगा बैंक से, 1.5 करोड़ अपने पास, 1 करोड़ रुपया आप कुछ भी करके लाइए। तो रश्मिन भाई बोलता ठीक है, राजकोट का प्रॉपर्टी बेच के अपने घर से, ठीक है ओके डन, आपका काम खत्म रश्मिन भाई, अभी आप 3 days 4 nights सिंगापुर जाओ क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, यू हैव टेकन द रिस्क। अब आपका काम खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं करने का है, मस्त, क्योंकि आपने कंपनी को आगे बढ़ाने का, प्रॉफिट को 30% बढ़ाने का, कॉस्ट को 42% कम करने का और लाइफ को एकदम बढ़िया बनाने का और कंपनी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आपने कर दिया। आपका लीडर बाकी संभालेगा, आता जाओ तुम्हें सिंगापुर। अब तुम्हारा लीडर लोग का काम देखिए क्या है। लीडर लोग का काम है उस कांदिवली फैक्ट्री के अंदर परिवर्तन लाना, वो 400 आदमी लोग से बात करना और बात ऐसा करना कि 400 आदमी खुश हो जावे कि नया फैक्ट्री में नया मशीन आ रहे। वो 100 आदमी से बात करना और 100 आदमी को मनाना, पटाना, समझाना, उनके बीवी बच्चों से बात करना, वो यूनियन लीडर से बात करना और सब सेटलमेंट करके बढ़िया तरीके से, एकदम स्मूथ तरीके से उसको करवा के लेना, ये लीडरों का काम है। लोगों के मन में परिवर्तन लाना, कंपनी के अंदर परिवर्तन लाना, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूवमेंट करना, सेल्स को इंप्रूव करना, मार्केटिंग को इंप्रूव करना, कॉस्ट को कम करना, स्पीड को बढ़ाना, क्वालिटी इंप्रूव करना, ये सब ये हरामी लीडर का काम है। क्योंकि इनमें अच्छी बोलने की, अच्छा व्यवहार करने का, वर्करों के कंधे पे हाथ रखने का, मीठा बोलने का, झटका मारने का, फटका मारने का, चुम्मा लगाने का, सब कलाकारी है। हम जो धंधे वाले ना साले सरफिर हैं, हमसे ये काम एक्चुअली होता नहीं, लेकिन झक मार के अपन करते हैं और अपना ही कंपनी का ऐसा गू करके रखते हैं अपनी। तुम्हारी कंपनी की आज पता चला होगा, आज सोना नहीं हरामियों, तुम्हारी कंपनी का बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तुम लोगों का है। एक्चुअली ये बात तो तुम एक्सेप्ट करेगा नहीं और कोई भी चौधरी ये नहीं बोलेगा कि सनशाइन का फटका मैंने मारा है कर। लेकिन नीलकंठ चौधरी ने जितना फटका मारा है सनशाइन में, जितना संतोष नायर ने स्मार्ट को बर्बाद किया है, एक भी कुत्ते ने उतना बर्बादी नहीं की। ये बात जो दिन तुम एक्सेप्ट कर सको वो दिन तुम लोग बड़ा गेम खेलने के लिए रेडी हो जाओगे। तो लीडरों का काम है परिवर्तन लाना, बिहेवियरों में परिवर्तन लाना, इंसानों में परिवर्तन लाना, सिस्टम में परिवर्तन लाना, नया चीजें लाना, पुराने को गुड बाय कराना, ये लीडरों का काम है। एंटरप्रेन्योर इधर उंगली नहीं करना चाहिए। अब आ गया मैनेजर लोगों का काम। इनका काम क्या है? इनका काम है डेली कॉम्प्लेक्सिटी, जिससे मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। मैनेजर लोग का काम है
डेली कॉम्प्लेक्सिटी, छगन आया कि नहीं, मगन गया कि नहीं, कामिनी आई कि नहीं, कामिनी का सेटिंग आजकल शंकर के साथ कैसा है, उसको लीव लेना है, माल आया कि नहीं, माल गया कि नहीं, पेमेंट आया कि नहीं, पेमेंट गया कि नहीं, नायर साहब को लेने के लिए गाड़ी गया कि नहीं, उसका टेलीफोन किया। तू क्या कर रहा है, चाय लेके आ, और तुम एक काम करो, उधर जाओ, एक्वागार्ड का है ना सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट कराओ, और तुम मैडम तुम क्या कर रही हो, खाली हाथ में हाथ बैठ के सारी गुजराती जब देखो बैठी रहती है। एक काम करो, वो अपना गाड़ी वाले को फोन करो, उसको बोलो आज रात को भेजे गाड़ी 9 बजे, कल सुबह 9 बजे नहीं भेजे, और तू एक काम कर, एयर कंडीशन का रिपेयरिंग करा के ले, ऐसा एकदम लेटने का नहीं, जाके एयर कंडीशन का काम करा के ले। और तू क्या कर रही है, टीडी बन गया, डीडी बन गया। ये काम है मैनेजरों का। कुछ याद आया होगा तुम लोग? याद आया होगा? अब सबसे मेन बात, मुद्दा ये है कि एंटरप्रेन्योर का काम है रिस्क लेना, लीडरों का काम है परिवर्तन लाना, मैनेजर का काम है रोज का लफड़ा संभालना। माल आया कि नहीं, माल गया कि नहीं, टेम्पो आया कि नहीं, टायर बदला कि नहीं, ये हुआ कि नहीं। मुद्दा ये उठता है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे केस में क्या हो गया? क्या हो गया हमारे केस में? हमारा बस कैसे मिस हो गया? हम मैनेजर बन गए। हाँ, तो हमारा केस में क्या हो गया? पहले जब अपन चालू किए थे ना, तब अपन वो थे क्या, एंटरप्रेन्योर। फिर अपन उतरे नीचे, लीडरों का काम करने चालू किया। फिर अपन उतरे नीचे और मैनेजरों चेक साइन करना, अकाउंट्स देखना, फाइनेंस देखना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, एचआर देखना, ये देखना, वो देखना, कारपेट चेंज करना, रिनोवेशन इनोवेशन, ये वो मशीन रिपेयर, ये सब में अपन घुस गए। अरे अपना बस चले, अपना है ना दिल ऐसा तड़पता है कि वो ड्राइवर क्यों आया, नहीं तो एक बार गाड़ी चला के माल अपन ही दे के तो मतलब मैनेजर से भी नीचे उतरने का तुमको मौका मिले, हरामियों तुम लोग वो भी नहीं छोड़ेंगे। बोले उसको भी पगार देने का, उसका 10,000 रुपया बचाने के लिए तुम लोग गाड़ी चला के डिलीवरी भी साला बॉल बेरिंग का देके आएगा, तुम्हारा बॉल गायब हो जाएगा, लेकिन साला तुम्हारा बेरिंग सब हिल गया है, लेकिन तुम लोग सुधरने वाले नहीं। अच्छा, दूसरा एक बात, जैसे ही तुम नीचे नीचे उतरते हो ना, पब्लिक क्या बोलता है, सर माझ्याकडे टाइम आहे ना, तुम्ही संडास भी धुले ना। अरे तुझ्याकडे टाइम आहे तर पण करायचं नाही मैनेजर का काम, क्योंकि वो काम 20,000 30,000 40,000 50,000 रुपया दे के 60,000 1 लाख रुपया दे के करा के लेने वाला काम है। जैसे जैसे तू वो काम करने को चालू करेगा, तेरी फितरत और तेरी औकात और तेरी सोच वैसा बन जाएगा। और जैसी तेरी सोच मैनेजर की हो गई, तू लीडर हो के चेंजेस ला नहीं सकेगा, और तू रिस्क तो तेरा बाप भी कभी ले नहीं पाएगा। एक एक लेवल छोड़ते रहेंगे, तुम्हारा ग्रिप चला जाएगा। The moment you go from entrepreneur to leader, तुम्हारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी खलास हो जाएगा। जैसे तुम मैनेजर का काम पे आ जाएगा, इतना डर जाएगा तुम, इतना डर जाएगा, क्योंकि तुमको लगता है यहाँ पर तो टोटल शिट है, यहाँ पर ना सिस्टम है ना प्रोसेस है, और मेरा रोज आने के बावजूद इतने लफड़े हैं, तो आदमी डर जाता है। आदमी बोलता है मैं अभी साला लोखंड वाले से अगर मैंने पूना चालू किया, तो अभी लोखंड वाले से पूना रोज तो नहीं जाके खोल के बंद कर सकता हूँ ना। तो आदमी इतना डर जाता है, बोलता है यार कुछ नहीं करने का, आपड़े થઈ ગયો, माझा पति गयो, माझा साला, और फिर तब तक इसका 42 43 भी हो जाता है, तब तक जूस बीस वारंटी गारंटी भी खत्म हो जाता है। इसको डायबिटीज हो गया, औरत हर घंटे में फोन करके पूछती है दवाई घेतलं, हर 5 मिनट में साली तेरे को याद दिलाती है कि तू बीमार आइटम है, तू बीमार आइटम है, तू बीमार आइटम है। और फिर सचमुच में तेरे को लगता
करता है, पूना गया तो डायबिटीज बढ़ेगा, उधर गया तो डायबिटीज बढ़ेगा, इधर गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उधर गया तो ट्राइग्लिसराइड। अबे साला सब बढ़ने वाला ही है तेरा। ये मैनेजर का काम करेगा और एंटरप्रेन्योर का काम नहीं करेगा तो ये सब होने वाला ही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई जस्ट वांट टू टेल यू that can all the three be the responsibility of a single person? Yes or no? No. You know, single person का ये तीनों जिम्मेदारी कब होती है? एकदम स्टार्टिंग में मैं ही चेयरमैन, मैं ही भंगी, मैं ही प्यून, मैं ही गाड़ी चलाने वाला, सब कुछ मैं ही। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे, हम एक एक करके मैनेजर का काम छोड़ के, लीडरों का काम छोड़ के हमें एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। और अगर ऐसा हमने किया तो we will be in a position to grow your business. You will be in a position to grow your business, and you will be fortunately be in a position to grow India as a byproduct of your growth. And if you listen to all the advice that I have given you, you will be in a position to really go ahead in life. So management से leadership से entrepreneurship तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, and that is why तुम्हें ये सब चीजें करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है मैनेजर से लीडर, लीडर से एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर से ओनर की तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए अलग अलग तुम्हारे पास कोर्सेस है, इधर फाउंडेशन गुरुकुल, एंटरप्रेन्योर गुरुकुल, निर्वाणा गुरुकुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने मेरे को वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। MIC का, बोल्ड का, बाम का, सभी यहाँ पर आए हुए उपस्थित लोगों ने जो मान सम्मान दिया, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग यहाँ पर आए। मेरा गुड विशेस तुम लोगों के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।